सर फ्रॉम देव ट्यूटोरियल। मैं आप सभी का देव ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12 के लिए चैप्टर मैथमेटिक्स का क्लास लेने वाला हूं। तो आइए मैट्रिक्स का बेसिक टर्म को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स को लेकर कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पास या कोई भी कहीं से भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास या कोई भी डेटा होते हैं, उन डेटा को उन ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का एक सिस्टम है। मैट्रिक्स क्या है? एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट को एक रूल से अरेंज करना होता है। अब ये रूल क्या है? इस रूल के अंडर में हमें क्या करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है उसमें सम रोज होने चाहिए, सब कॉलम्स, मतलब कुछ कॉलम और कुछ रो के हेल्प से हमें ऑब्जेक्ट को या डेटा को अरेंज करना होता है। ठीक है, जिसे हम रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं। मैट्रिक्स को ठीक से समझने के लिए हम एक एग्जांपल का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ ऑब्जेक्ट हम कलेक्ट करने के बाद ए बी सी डी ई एफ हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट हैं। ए बी सी डी एफ इस अल्फाबेट में हमने पहला ऑब्जेक्ट को ए लिया, सेकंड बी, थर्ड सी, डी ई एंड एफ। अब हमें इन सबको अरेंज करना है, तो मैं एक अरेंजमेंट बना रहा हूं। ठीक है, हमने अरेंज किया ऑब्जेक्ट, 6 ऑब्जेक्ट हमारे पास है। ठीक है, उसको हमने अरेंज किया। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी, उसको हमने फर्स्ट रो बनाया। बचे हुए 3 ऑब्जेक्ट को हमने सेकंड रो में लिया, डी ई एंड एफ। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, इसको और दूसरे तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है। जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ, एक सिस्टम हो गया। एक और इसमें ये खुद एक तरीका हो सकता है जिसमें अरेंज है ऑलरेडी ए बी सी डी ई एंड एफ। अब हमें देखना है कि रेक्टेंगुलर एरे कैसे होगा ये। तो ध्यान दें, यहाँ पे हमने बताया था कि रेक्टेंगुलर एरे उसको कहते हैं जहां पे सम रोज सम कॉलम्स प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ ध्यान दें, हमारे पास ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो, मतलब हमने क्या किया था, इन 6 ऑब्जेक्ट को 2 रोज में अरेंज किया था। ठीक है, अब यहां से कॉलम देखते हैं। कॉलम हमारे पास यहां से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 3 कॉलम, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। रो की बात करें तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, इसको हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे R1 R2। कॉलम वाइज हमें रिप्रेजेंट करना है अगर, तो फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3। ठीक है, कंप्लीट रूप से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें और भी कुछ बचा हुआ है। जैसे मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, बॉक्स ब्रैकेट में राइट करते हैं, ये बॉक्स ब्रैकेट। तो इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं उसको हम मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उन सभी एलिमेंट्स को बॉक्स ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। अब उस मैट्रिक्स को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए बी सी, कोई भी कैपिटल लेटर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में R1 और R2 2 रो हैं और C1 C2 C3 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट, मैट्रिक्स में हमने कॉलम और रो के बारे में कुछ समझाया आप लोगों को। अब यहाँ से ध्यान दें, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पर कैसे डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट मीन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी 6 ऑब्जेक्ट ले रखे थे, बट जब उसको हमने अरेंज किया रो वाइज, और रो कुछ रो है आपके पास, कुछ कॉलम है, तो अब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के फॉर्म में इनके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज
इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है। नंबर ऑफ रोज 2 मतलब R1 एंड R2, यहाँ पे राइट किया था R1 एंड R2। कॉलम में C1 C2 एंड C3, 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। अब हमें फाइंड करना है टोटल, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट, ये कितना होगा? हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट, बट किसके हेल्प से? कॉलम और रो के हेल्प से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो को m से मैंने राइट किया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम n। तो ध्यान दें यहाँ पे m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 6। तो यहाँ से हम ये सीख गए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई करने पर ये हमें फाइंड हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर। हाँ, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होता है, बट ऑर्डर होता क्या है उसको देखिए यहाँ पर। जैसे अभी हमने बताया था यहाँ पे ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं और इसे हमने किसने राइट किया हुआ है? बॉक्स ब्रैकेट में राइट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो लाइंस बन रही है या हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग कितने एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं रो वाइज एलिमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड रो, ठीक है, ऐसे ही वर्टिकल लाइंस के अलोंग जो एलिमेंट मिल रहे हैं वो कॉलम वाइज एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था? ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं कॉलम और रो का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अगर मैट्रिक्स ए की बात करें, इन मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रो 2 है। ठीक है, तो ऑर्डर की बात करें अगर, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is given by 2/3। यस, इसको क्या राइट करेंगे? 2/3। मैट्रिक्स के ऑर्डर को लर्न रखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ रो है, जो बाद में लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ कॉलम है। इसलिए इसको मतलब देर तक याद रखने के लिए, अच्छे से याद देर तक लर्न रखने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसके ऑर्डर को R/C राइट कर देते हैं। मतलब ये RC, यहाँ से हमें ये मिस नहीं होगा पहले रो होता है या कॉलम होता है। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखते समय ये ध्यान होना चाहिए कि पहले क्या होता है। अगर R के प्लेस पे C की वैल्यू दिया आपने और C के प्लेस पे R की वैल्यू, तब तो रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये RC ये ऑर्डर मेमोराइज कर लेना है। जब भी हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर याद करना होगा या लिखना होगा तो सबसे पहले उनकी रो को देखते हैं, R आ गया, उसकी देन कॉलम C आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है R/C, RC। अब जब मैंने समझाया आप लोगों को मैट्रिक्स का कुछ एग्जांपल लेकर उसके रो और कॉलम क्या होते हैं, उसके ऑर्डर क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम मैट्रिक्स को एक जनरल फॉर्म में बनाएंगे। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, राइट। तो देखिए यहाँ पे
जनरल फॉर्म में क्या करना होता है कि वहां पे हमें यहाँ से ऑलरेडी पता था कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 हैं, बट अब हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी नहीं पता रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम ही नहीं पता है, नंबर ऑफ रो भी नहीं पता है। तो हमें किसी वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम वेरी अगर कर रहा है तो उस कंडीशन में कैसे प्रिंट करना होता है किसी मैट्रिक्स को, ठीक है। तो वही क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे, या ऐसे कर सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट का पोजीशन, उसका प्लेस कहाँ होगा, ये कैसे हम कंफर्म करते हैं। उसके लिए सिस्टम है आप हमारे पास, जिसे आप समझिए कैसे करना है। जैसे यहाँ पर देखिए A B C D E and F। अब हमें सबका पोजीशन भी कंफर्म करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो उसके लिए क्योंकि हमने इसका ऑर्डर क्या बताया था इस मैट्रिक्स का, R1 R2 दो रो हैं और 3 कॉलम है। इसके ऑर्डर को हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, 2 बाय R नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो 2 बाय 3 ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमारे पास एलिमेंट A है, स्मॉल a, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से राइट करते हैं और उसका मैट्रिक्स का जो नाम होता है वो कैपिटल से होता है, ठीक है। तो हम स्मॉल a की बात करेंगे इस एलिमेंट की। तो इस एलिमेंट का पोजीशन अगर हमें कंफर्म करना है तो उसको हम जिस रो में ये है, मतलब फर्स्ट रो में है और इसका कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, मतलब R1 एंड C1। तो अब इस एलिमेंट को क्या ऐड करेंगे, पहले रो 1 लिखा, देन 1 के बाद कॉलम का जो नंबरिंग थी उसे हम राइट करेंगे, ठीक है। मतलब इसका पोजीशन क्या हो गया, A11, क्योंकि 1 की पहला वाला किस लिए, क्योंकि फर्स्ट रो में है, सेकंड 1 कहां से आया, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में है। इस तरह से इसके एलिमेंट E का भी पोजीशन तय कर सकते हैं, F का, ठीक है। B का कंडीशन बताया, अगर यहां से देखिए 1 फर्स्ट रो में है और कॉलम से कौन सा है, सेकंड कॉलम 2 के सामने है। C की बात करें अगर तो यहां ध्यान देंगे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो लिखा हुआ है, फर्स्ट रो लिख दिया और C किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ रो को लिखते हैं, बाद में नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। जैसे D की बात करें तो D नंबर ऑफ रो कौन सा है, 2, पहले 2 राइट कर दिया, फिर नंबर ऑफ कॉलम क्या है इसका 1 है, तो 2 1 हो जाएगा यहाँ पे, D 2 1। ऐसे E के लिए नंबर निकल यहाँ पे, तो सेकंड रो कॉलम की बात करें तो 2 हो जाएगा, F की बात करें तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे कंफर्म करते हैं, उसका पोजीशन क्या है, उसके रो और कॉलम के थ्रू, ठीक है। लेट A इक्वल टू, अब हमने मैट्रिक्स को लिखने के लिए बॉक्स मैट्रिक्स बनाया है यहाँ पे। चलिए देखिए हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसके एलिमेंट को राइट करना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर ले लिया पहले ही m बाय n, मतलब m क्या है, R नंबर ऑफ रो एंड n क्या है, C नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगी, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे, m होंगे, 1 2 3 अप टू m। ऐसे नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 कहां तक, n तक, ठीक है। तो देखिए अब इसके एलिमेंट को मैं A से लिखूंगा, बट उसका पोजीशन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो की हेल्प से यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। A डॉट डॉट हमने यहाँ A लिखा, ध्यान दें ये पहला रो है तो इसलिए फर्स्ट रो में सबका पोजीशन ये 1 1 रहेगा, बट कॉलम की बात करें तो ये कॉलम क्या रहता है, वर्टिकल। तो वर्टिकली अगर हम काउंट करें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और लास्ट कॉलम कौन सा होगा, nth कॉलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए A11, ये फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम में है 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है
ऐसे A14, A15, A16, ठीक है। अब लास्ट कॉलम क्या होगा, तो चूंकि फर्स्ट रो A1 बट कॉलम लास्ट कॉलम है nth कॉलम, तो A1n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n, ऐसे यहाँ आएंगे A31, A32, A33 डॉट डॉट A3n। ऐसे ही देखें यहाँ पे नंबर ऑफ रो टोटल में है m और नंबर ऑफ कॉलम m, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो डॉट डॉट nn, कौन सा रो आएगा, mth यानी लास्ट रो, तो उसको हम a लिखेंगे। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, देखिए यहाँ पे 1 2 3, ऐसे ही यहाँ पे लास्ट है mth है तो m हो जाएगा, बट कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है तो 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आए, ये कौन सा रो है, कौन सा सेकेंड कॉलम है, बट रो mth है, यहाँ पे a m आया, बट कॉलम क्या है, सेकेंड देखें कॉलम है 2 2 2, इसका भी 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ ध्यान दें कि a m आएगा, बट यहाँ पे 3 3, तो यहाँ पे 3। ऐसे लास्ट में a नंबर ऑफ रो, क्योंकि mth रो है, एंड नंबर ऑफ कॉलम n, देखिए लास्ट में n n n, इसलिए a m n। इस तरह से हमारा जनरल मैट्रिक्स हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो फिर से समझ लें, पहला क्योंकि इस एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो है r1, r2, r3 एंड ये वाला जो होगा आपका rn होगा। ऐसे कॉलम की बात करें, दिस इज c1, c2, c3 एंड डॉट डॉट दिस इज c, ये m होगा, ये n, ठीक है। अब फर्स्ट की बात करें तो देखिए ये a एलिमेंट a11 क्योंकि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में भी है, इसलिए a11 हो गया। इसकी बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रो में इसलिए यहाँ 1 आया, और ये कॉलम नंबर सेकंड है इसलिए बाद में 2 राइट करना पड़ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ इसकी बात करें फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ऐसे लास्ट में की बात करें तो नंबर ऑफ रो फर्स्ट है बट नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यहाँ देखें nth कॉलम है, ये लास्ट में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड दिस इज nth कॉलम, इसलिए यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है। अब इसे शॉर्ट में हम ऐसे राइट करते हैं a i j, और यहाँ पे कॉर्नर पे क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर m बाय n। इस तरह से इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए i और j क्या है, फिर i इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, j इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। अभी हमें जो कॉन्सेप्ट बताया उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करना है, तो ध्यान देंगे इसमें। इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो भी मतलब यहाँ पे हमें एलिमेंट फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड A23 एंड A21, ठीक है। तो अब हमें देखना होता है A23 कितना है, तो वो कहां से मिलेगा, इस मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, यहाँ नंबर ऑफ रो 2 है, ठीक है, बाय नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है, A23 एंड A21, A23। तो ध्यान दें A23 कहां से होगा, तो हमें ये देखना है वो एलिमेंट जिसका नंबर ऑफ रो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ रो कितना है 2, तो सेकंड रो ये दिख रहा है,
मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई होगा, राइट। बट उस एलिमेंट का नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है, 3 है। तो देखिए यहाँ पे 5 की बात करें तो 5 का कॉलम क्या है, फर्स्ट। इस 1 का कॉलम क्या है, सेकंड। इस 1 का कॉलम क्या है, थर्ड। यानी यही वो एलिमेंट है ये। इस एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ रो सेकंड में है और नंबर ऑफ कॉलम थर्ड है। इसका मतलब दिस इज 8 to 3। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं 8 to 3 इक्वल टू 1, ठीक है। एंड 8 to 1 को भी राइट करना है हमें, a to 1। तो ध्यान दें 8 to 1, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज सेकंड की बात करें तो सेकंड रो हमारे पास यही है 5 और 1 का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो नंबर ऑफ सेकेंड रो में ये तीनों एलिमेंट आ रहे हैं, बट उसका कॉलम कौन सा होता है, फर्स्ट। तो इन तीनों एलिमेंट में 5 ऐसा है जिसका जो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो दिस इज a to 1। हम राइट करते हैं a to 1 इक्वल टू 5, ठीक है। आंसर राइट कर सकते हैं ऐसे। ध्यान देंगे सेकेंड क्वेश्चन अभी हमारे पास है। सेकेंड क्वेश्चन ये है a इक्वल टू aij, ऑर्डर इसका 2 बाय 3 बाय 2, राइट। एंड ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। ये इसके वेरिएबल जितने एलिमेंट हैं उस एलिमेंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। मतलब ए आई जे ये किसी मैट्रिक्स का जनरल एलिमेंट होता है। अभी मैंने लास्ट टाइम जनरल फॉर्म में ऐड किया था। तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट आई की वैल्यू क्या, आई नंबर ऑफ रो, जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो हम सबसे पहले इसका ऑर्डर तय कर लें। जैसे a इक्वल टू ए आई जे 3 बाय 2। तो a इक्वल टू इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था अभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रो। 3 टू जा 6 एलिमेंट यहाँ पे आएंगे और उसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे, 3। देखिए इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं। नंबर ऑफ रो r1 r2 r3। क्योंकि नंबर ऑफ रो 3 है तो r1 r2 r3 हम राइट करेंगे। यहाँ पे कॉलम कितने हैं, c2, मतलब c1 और c2। ध्यान दें इसके एलिमेंट को इसके ऑर्डर के थ्रू राइट करना है हमें। इस पहला एलिमेंट हो गया तो a11, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा a12, ठीक है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 ही हैं इसलिए 2 ही एलिमेंट आएगा। फिर यहाँ पे इस एलिमेंट का नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, 8 to 1। ऐसे यहाँ बात करें a इसका नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, ठीक है। ऐसे यहाँ a31 a32। इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर मतलब कि इसके एलिमेंट कैसे अरेंज होने थे। तो पहले हमने इसके एलिमेंट को अरेंज किया, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसलिए नंबर ऑफ रो देखिए यहाँ पे पहले 3 रो बना लिया, उसके बाद 2 कॉलम बना लिया हमने। उसके एलिमेंट्स, तो चूंकि एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह हमारा मैट्रिक्स में जो एलिमेंट का अरेंजमेंट था वो ये होगा। बट a11 a12 कितना होगा उसे हमें यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ aij इक्वल टू i प्लस जे गिवन है, यहाँ पे करना। अगर हमें ये a11 फाइंड करना है तो a11 के लिए फर्स्ट i है तो i की वैल्यू 1 है, सेकंड j है तो j की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो अगर हमें a1 फाइंड करना है तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है करते हैं आगे। aij सिंस aij इक्वल टू i प्लस j।
पुटिंग I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1। क्योंकि 1 रखने से ही पहला एलिमेंट मिल रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा, I को भी 1 रखा और J को भी 1 रखा, तो यहाँ मिल रहा है 1 1। जस्ट लाइक क्योंकि I J में एक्सप्रेशन है जहां भी, तो I को हमने 1 और J को 1 रखा है, तो उसमें जहां भी I और J लिखा हो वहां भी 1 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ भी देखिए I लिखा है, I की वैल्यू 1 लिखा, प्लस यहाँ J लिखा हुआ है, J की वैल्यू कितना है 1, यहाँ 1 लिखा, यहाँ से हम A11 की वैल्यू मिल गया 2, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, ये A12 A21 सबको फाइंड करना है। A12 यहाँ I प्लस J यहाँ भी है, I की वैल्यू 1 है प्लस J की वैल्यू 2 है, 3 हो गया। एंड A21 फाइंड करना है हमें, I प्लस J, I की वैल्यू 2 है, यहां से ध्यान देंगे, प्लस J की वैल्यू 1 है, तो ये 3 हो गया। एंड A22 I प्लस J, I की वैल्यू 2 है, J का भी 2 है, यहां से 4 मिला। A31 A31 यहां पे लिखा हुआ है, I प्लस J, I की वैल्यू 3 है प्लस J की वैल्यू 1, यही 4 मिल गया। ऐसी ध्यान दें, लास्ट एलिमेंट में हमारा A32 फॉर्मूला है I प्लस J, I की वैल्यू 3 है प्लस J की वैल्यू 2 है, कितना हुआ 3 and 2 5। इस दशा में जितने एलिमेंट थे 6 एलिमेंट थे, A11 A12 A21 A22 A31 A32 सारे एलिमेंट मिल गए। अब सबको हमें क्या करना है, सब A11 से लेकर A32 तक सभी वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड जो भी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था वो मिल जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट, अब हमें डिस्कस करना है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स में कितने टाइप होते हैं, उसमें देखिए स्टार्टिंग से क्या है। फर्स्ट है रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस एंड इट्स डायगोनल। डायगोनल मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें पहला रो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। रो मैट्रिक्स में हमें डिफाइन करना है, तो ध्यान दें यहाँ पे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 रो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केवल एक रो जहां पे होगा वहां पे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हमने बनाया, देखिए A B C, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट एक ही रो के अलॉन्ग हैं, ठीक है। मींस यहाँ कह सकते हैं कि इसमें कितने रो हैं, सिंगल एक रो है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है यहाँ पे। तो इसमें देखा जाए केवल एक रो प्रेजेंट है, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 कॉलम एग्जिस्ट, मतलब क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉलम के लिए देखें, ध्यान दें यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे A B C, ये देखिए। और यहाँ पे कॉलम तो एक ही है बट रो कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, मतलब 3 रो हैं, कॉलम सिंगल है, 3/1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और ध्यान दें यहाँ पे थर्ड है स्क्वायर मैट्रिसेस एंड डायगोनल। ध्यान दें, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इसका एग्जांपल लिखा जाए, लेट A इक्वल टू
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हमने 3 रो और 3 कॉलम के एलिमेंट किए यहाँ पे 3 9 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। बट देखा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। फर्स्ट कॉलम C1 C2 C3, ठीक है। एंड रो की बात में R1 R2 एंड R3, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का डायग्राम क्या होता है। डायग्राम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम किसी डायगोनल हमेशा, जब भी हम डायगोनल की बात करते हैं तो वो हमेशा कहाँ मिलेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलता है, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होता क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे, ये यहां से मैं एक लाइनिंग बना रहा हूं, इसको कहते हैं अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। मतलब ये जो लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो ये लाइन जो हमने लाइन बनाया हुआ है यही क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। हम कह सकते हैं यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल के लिए अलाइन align along the elements for which I इक्वल टू J। मतलब इसे किसी भी एलिमेंट फॉर Aij, देखिए मैं इसके जनरल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। Aij मतलब इसके किसी भी एलिमेंट की बात किया जाए, ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ जिस एलिमेंट के लिए यहाँ सफिक्स मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की वैल्यू जब सेम हो जाएगी तो उसको कहते हैं I इक्वल टू J। तो वो किस किस एलिमेंट में ऐसा है, वो केवल यहाँ के लिए, देखिए यहाँ पे ए, इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, इसका मतलब ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 1। ई की बात करें, ई सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, इसका ऑर्डर हो गया ई 2 2। आई की बात करें, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब ये 3 3 ऑर्डर का है, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है सब में ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यस हो रहा है। I इक्वल टू J 1 1 1 इक्वल टू 1 2 2 3 3, ठीक है। तो यहां से देख रहे हैं द लाइन अलोंग द एलिमेंट्स फॉर व्हिच I इक्वल टू J, उस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखिए यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच all elements except the elements in principal diagonal are zero
मींस ये हुआ इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, कुछ एलिमेंट को छोड़कर, एक्सेप्ट द एलिमेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 5 0 0 0 2। तो ध्यान दें यहाँ पे, जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे a इक्वल टू 1 0 0 0 5 0 0 0 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायगोनल आपका ये हुआ, तो डायगोनल एलिमेंट कोई भी जीरो नहीं है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं जीरो जीरो, नीचे ये भी आपको दिख रहा होगा जीरो जीरो, ठीक है। इस तरह से रूल को फॉलो कर रहा है जो डिफाइन है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिसेस, तो देखिए ध्यान दें, स्केलर मैट्रिसेस होता क्या है। स्केलर मैट्रिसेस ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। डायगोनल अगर होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में उसके डायगोनल एलिमेंट की डायगोनल एलिमेंट्स में जो भी हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या है, इन डायगोनल मैट्रिक्स if all diagonal elements become same, but not equal to zero। मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए लेकिन जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो तब क्या बन जाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल क्या होगा इसका, a इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ध्यान दें यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पर पहली बात डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, अदर एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसलिए तो ये फर्स्टली डायगोनल मैट्रिक्स में आएगा। उसके बाद जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं सबके सब क्या है, सेम है, इसलिए क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो ध्यान दें, किसी भी स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उनकी वैल्यू अगर 1 1 हो जाता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। इफ all diagonal elements of scalar matrices are 1, कंडीशन क्या है, इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्केलर मैट्रिसेस आर 1, मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट हो वो अगर वैल्यू ना क्या होना चाहिए, 1 1 हो जाए, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम यहां देख सकते हैं a इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स की जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर सभी जीरो हो जाए तो वही क्या होता है, नल मैट्रिक्स। इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो ऑफ अ मैट्रिक्स
ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए हमने लिया a इक्वल टू जितने भी एंट्रीज हैं इसमें सारे एंट्रीज क्या हैं 0 0 है। ठीक क्या हो गया नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट आज तक काफी डिस्कस हुए इसे कॉन्सेप्ट जितने मैट्रिक्स में थे इसके टाइप्स हमने बताया। ठीक है। अब उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर जिसे आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा, बट उससे पहले आप होमवर्क करेंगे इस पे और जो प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है। तो उसको नोट कर लें।